चलिए अब आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजकुमार चौधरी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, जुड़ गए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं और वासु कसाना हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देश विदेश की बड़े अपडेट पहले जान लेते हैं, उसके बाद राज्यों का रुख करेंगे। तो क्या बड़े अपडेट्स आज के हैं? देखिए भारतीय, यदि अगर पूरी दुनिया की एक बड़ी खबर की बात करें तो निश्चित तौर पर अमेरिका का जो टैरिफ जो बम है, अब वो बम जो है कहीं ना कहीं चीन पे फूटता हुआ दिख रहा है। और चीन ने भी बहुत बेहतर तरीके से ट्रंप का जवाब दिया है। ये जो टैरिफ लगाया गया है 100% का, उस पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उसको धौंस करार दिया है। और ये पूरी दुनिया में अपने आप में एक तरीके की नज़ीर पेश कर रहा है कि अमेरिका किस तरीके से हर धर्मिता, पहले भारत के साथ 25% का टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद 50% के टैरिफ पर ले जाकर, तो ये जो तानाशाही है, इस तानाशाही में कहीं ना कहीं अमेरिका अब अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है। और ट्रंप का जो ये बयान है, ट्रंप के जो ये कार्यशैली है, इस कार्यशैली का असंतोष जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका में देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सरकार और अमेरिकी जो व्यापारिक संगठन है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह तय किया है कि वो अपनी व्यापारिक गतिविधियों को भारत के साथ लगातार जारी रखेंगे। इसके लिए एक विशेष प्रतिनिधिमंडल ये हिंदुस्तान आ रहा है 2 दिन की यात्रा पर। और उन 2 दिन की यात्रा के दौरान आज वो पहुंचने की उनकी जो जानकारी है वो मिली है। ये प्रतिनिधिमंडल आएगा और आकर हिंदुस्तान के व्यापारिक संगठनों के साथ बातचीत करेगा। इस टैरिफ जो लगाया गया है, जो ये टैरिफ वसूला जा रहा है, इसके बीच किस तरीके से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से नए रास्ते तलाश किए जाएँ, ताकि उसमें मार्जिन जो है उसको कहीं ना कहीं टैक्सेशन का जो फार्मूला है, उस फार्मूले पर किस तरीके की परिस्थिति की जाए। तो संवाद कहीं ना कहीं भारतीय एक जरिया होता है किसी भी व्यवस्था, किसी भी परेशानी से निकलने का। तो इस दिशा में अमेरिका के व्यापारिक संगठन और हिंदुस्तान के व्यापारिक संगठनों की आज मुलाकात होगी। ये पूरी दुनिया में अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पर इसे माना जाना चाहिए। अगर हम दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो ड्रग फ्री इंडिया का जो संकल्प भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उस पर आज पूरे हिंदुस्तान के तमाम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के जो ड्रग फ्री इंडिया बनाने में जो सहयोग कर रही है संस्था, उनके जो विशेषज्ञ हैं, वो विशेषज्ञ एक छत के नीचे बैठेंगे। और आज दोपहर को जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो इस कार्यक्रम का एक जो है शुभारंभ करेंगे। और पूरा ये मंथन, चिंतन, मनन होगा। 2 दिन की कार्यशाला बताई जा रही है, इसमें किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरीके से और बेहतर प्रयास होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां, जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं देश का जो युवा है वो नशे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और इसको बहुत बेहतर तौर पर भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। और शायद ये जो कार्यक्रम है, इस तरीके के ये जो संवाद के कार्यक्रम है कि भाई किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं और क्या नया किया जाना चाहिए, ताकि हम हिंदुस्तान के युवाओं को नशे से बचा सकें, ड्रग फ्री इंडिया बना सकें। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज गृह मंत्री करेंगे। और इस पर मुझे लगता है कि शायद पूरे देश की निगाह रहेगी। तमाम स्टेटों के जो अपनी कार्य योजनाएं हैं, उन कार्य योजनाओं को पटल पर रखा जाएगा। पटल पर रखने के साथ साथ उसमें किस तरीके के विकल्प और तलाश किए जाएँ, और ये जो मंथन, चिंतन, मनन होगा, इसके बाद क्या निर्णय निकलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आम आदमी से जुड़ी अगर एक और बड़ी खबर की बात करें तो क्योंकि इनकम टैक्स की जो रिटर्न है, रिटर्न भरने की 31 जुलाई जो थी वो अंतिम तिथि होती है। तमाम जो पीछे के अगर हम वार्षिकी देखें तो साल में एक बार जो रिटर्न भरनी होती है, उसके लिए 31 जुलाई का समय जो है वो मुकर्रर किया गया। लेकिन इसको भारत सरकार ने बढ़ाया, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी के कुछ प्रारूप जो है वो बदले गए हैं, जीएसटी का जो नया एक जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार ने इसका जो 15 जुलाई तक का समय मुकर्रर, 15 अगस्त तक का, सितंबर तक का समय मुकर्रर किया गया था। और आज रात को 12 बजे तक जो भी रिटर्न भरी जाएगी, उस रिटर्न पर किसी तरीके का आर्थिक बोझ जो रिटर्न दाता है उसको नहीं देना होगा। ये मुझे लगता है कि शायद आज देश की जो बड़ी खबरें हैं उसके आसपास दिखेंगी। और अगर बात की जाए तो एक सप्ताह के जो अपना दौरा है, उस पर मॉरिशस के राष्ट्रपति आए हुए हैं और आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बात करेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो राजघाट पर जाकर आज वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इन्हीं के आसपास मुझे लगता है कि शायद आज भारतीय
घूमता हुआ दिखेगा। ये बड़ी खबरें आज शायद मुझे लगता है ठीक है। कि इन्हीं के जो इर्द गिर्द है वो पूरी राजनीतिक और व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियां चलेंगी। ठीक है राजकुमार। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें हैं आज की? बिल्कुल भारतीय, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 5KD आवास पे 3 समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें संत कबीर नगर टेक्सटाइल पार्क ओपरल पार्क की समीक्षा बैठक है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हैंडलूम बुनकर फ्लैट रेट को लेकर समीक्षा बैठक है। वहीं शाम को 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेश के गड्ढा मुक्त सड़कों का जो अभियान है उसको लेकर एक समीक्षा बैठक है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की आज की पूरे दिन भर की जो चर्चा परिचर्चा है प्रदेश के विकास के लिए, उसके पूरे प्रदेश के हर जनपद के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए, आम नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं उसको लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित है। इसके साथ हम बात कर लें तो जिस तरह से लैब टेक्नीशियन भर्ती घोटाले की बात सामने आई थी, 2016 का प्रकरण था, उसको लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ को आदेश निर्गत जारी किए हैं कि हर जगह जो भी भर्तियां हुई हैं उसका डिटेल मुख्यालय को भेजा जाए, ताकि एक जांच करके, चूँकि एसआईटी गठित करके जांच करके जो भी दोषी हैं या गलत तरीके से जो नौकरी पाए हैं उनको बाहर तो किया ही जाए, एक रिकवरी भी किया जाए कि दोबारा इस तरह से कोई करने का साहस न कर सके। इसके अलावा प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की बात कर लें तो 22 जनपदों में उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा थाली की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें गोरखपुर भी शामिल है, प्रयागराज शामिल है, वाराणसी शामिल है, मुरादाबाद, इसके अलावा अलीगढ़, आगरा, ऐसे 22 जनपदों को चिन्हित किया गया है जहां पे 22 रुपये 50 पैसे थाली के हिसाब से भोजन मिलेगा आम नागरिकों को, और वो भरपेट भोजन सस्ते दामों पर कर सकते हैं। वहीं हम लखनऊ की बात करें तो राजनीतिक गलियारे में जो ओपी राजभर हैं, जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान में बीजेपी गठबंधन में सरकार के हिस्सा हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, कल उनका जन्मदिन था। जिस तरह का अखिलेश यादव और उन पे वार प्रतिवार चला सोशल मीडिया पे, एक्स हैंडल पे बधाई देने को लेकर, और जिस तरह से ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पे निशाना साधा कि आप अपना पैसा अपने पास रखिए और आप अपनी बधाई भी अपने पास रखिए, आपकी बधाई की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से मोदी जी ने, योगी जी ने मुझे बधाई दी है, मेरे लिए वही पर्याप्त है। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो ओपी राजभर भी बहुत विश्वस्त साथी तो नहीं है, कभी सपा के साथ रहते हैं तो कभी भाजपा के साथ, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में ओपी राजभर किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। इसको इन्होंने अपने जन्मदिन के दिन भी सिद्ध किया कि हम जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम वो नेता हैं कि ओपी राजभर हमेशा अपने बड़बोले बयानों को लेकर ही जाने जाते हैं। जिस तरह से पिछले चुनाव में जब वो अखिलेश यादव के साथ थे गठबंधन में, तो सीएम योगी आदित्यनाथ में पीएम मोदी पे तमाम उस तरह की अनर्गल टिप्पणियां भी करते थे जो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। तो वो एक तरह से ये बयानबाजी दिखाते हैं कि जो पंचायत चुनाव आने वाला है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो पीडीए है अखिलेश यादव का, उसके भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित क्षेत्रीय दल हैं, चाहे सुभाषपा के ओपी राजभर हो या निषाद पार्टी हो, ये अखिलेश यादव को एक बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, और लखनऊ में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस समय तो हालांकि मौसम साफ हो गया है, लेकिन कल रात से ही लगातार सुबह तक बारिश हुई है। तो जिस तरह से गंगा यमुना का जल स्तर कम हो रहा था, ऐसी संभावना है कि पहाड़ों पर जिस तरह से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, खास करके उत्तराखंड में, और मैदानी क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बारिश का अलर्ट जारी है 3 दिन का, गंगा और यमुना का जल स्तर फिर से बढ़ सकता है। जी भारती। बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी खबरें और कुछ सवाल जिनके साथ वापस लौटूंगी आपके पास राघवेंद्र, लेकिन वासु आपके पास आते हुए गाजियाबाद को अगर मैं बात करूं तो क्या अपडेट आपके पास है? देखिए भारतीय, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि जो देहाती इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के उत्तर कुमार है, उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है और कल ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पूरा मामला 2020 में गाना शूट होता है, जिसमें एक महिला एक्टर उत्तर कुमार के साथ काम करती है। उसने बीती जुलाई को गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि उत्तर कुमार और उसके साथी जो फिल्म निर्माता है, उन्होंने इसी थाना क्षेत्र में उनके साथ यौन शोषण किया था।
जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और लगातार जांच में जुट जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई से असंतुष्ट जो पीड़ित महिला कलाकार थी, वो लखनऊ सीएम हाउस के बाहर आत्मदाह की कोशिश करती है, लेकिन वहां सुरक्षाकर्मी उन्हें बचा लेते हैं, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस कार्रवाई करती है और कल करीब देर रात 2 बजे करीब अमरोहा से उत्तर कुमार को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद उसे शालीमार थाने में लाया जाता है, जहां उनकी तबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद पुलिस उन्हें कौशाम्बी स्थित यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, जहां उनकी अब जो तबियत है वो बेहतर बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारियों का कहना है कि लगातार इस मामले में जांच चल रही है और जो उत्तर कुमार है उन्हें अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए भारतीय जो उत्तर कुमार है, ये अगर देहाती फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो करीब 20 सालों से इन्हीं फिल्मों में कार्य कर रहे थे और लगातार जो देहात के लोग हैं या हरियाणी के लोग हैं इन्हें काफी पसंद भी करते हैं। ठीक है। ऐसे में इन पे यौन शोषण का आरोप तो लगा है, कहीं ना कहीं जो प्रशंसक है उनमें निराशा की झलक दिखाई दे रही है। बिल्कुल। आपके पास वापस लौटूंगी राजकुमार। देखिए, सबसे पहले बात जो है वो टैरिफ की कर लेते हैं। टैरिफ को लेकर अब चीन की तरफ जो रुख अमेरिका का नजर आ रहा है, लेकिन देखिए चीन ने भी एक बाजी खेली है। अब वो यूरोपीय देशों की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि यूरोपीय देशों से तो हमारे रिश्ते जो हैं बड़े बेहतर रहे हैं, यानी कि चीन जो है वो रास्ता तलाश नहीं रहा, बल्कि अमेरिका का रास्ता खत्म करने के मूड में नजर आ रहा है। कैसे आप इस राजनीति को देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया अगर हम देखें तो पेंडेमिक के बाद, कोरोना काल के बाद ये पूरी दुनिया एक बाजार बन गई है और जो इमोशनली रिश्ते हैं, जो भावनात्मक रिश्ते हैं, लेकिन इस बीच हमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बात करनी होगी। हिंदुस्तान अपने आप में पूरी दुनिया में जो 150 से ज़्यादा देश हैं, उन देशों के बीच में एक भावनात्मक देश बन के उभरा है। जिस तरीके से कोविड के दौरान अपने पड़ोसी देशों की और अपने मित्र देशों की मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की तरफ से की गई, उसमें निश्चित तौर पर एक चीज़ जरूर मानी जानी चाहिए कि बिना भावनाओं के किसी भी देश का अस्तित्व जो है वो खड़ा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया इस समय किस तरीके से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा दे, ये देखने में लगे हुए हैं। अगर बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका के रिश्ते हमसे, हिंदुस्तान से हमेशा कोई बहुत बुरे नहीं थे, क्योंकि जब अगर एक व्यापारी बन के सोचें तो दो देशों के बीच में जो समझौते होते हैं उन पर बाकायदा आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और वो हस्ताक्षर बहुत कूटनीतिक, बहुत राजनीतिक और बहुत सामरिक दिशा में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अपनी जुबान से पलट जाना और उस पर किसी तरीके से उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं ख़राब करना, तो कहीं ना कहीं वो जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में कहीं जब डोर टूटती है तो भारतीय गांठ जरूर लग जाती है। तो अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं वो रिश्ते हिंदुस्तान के, क्योंकि जिस तरीके से यदा कदा अभी अगर पिछले दिनों की बात करें तो एक बहुत अच्छा बयान जो है ट्रंप की तरफ से आया। मेरे प्रिय मित्र, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र कहा तो स्वाभाविक तौर पर इधर से भी, क्योंकि अगर मित्रता का हाथ बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पर मित्रता का हाथ ही आपके हाथ में आएगा। अब अगर बात कर रहे हैं हम चीन और अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका और चीन में हमेशा से प्रतिस्पर्धा रही है। भारत को एक बाजार के तौर पर चीन ने भी माना है और भारत को एक बाजार के तौर पर अमेरिका ने भी माना है। लेकिन क्योंकि चीन हमसे बिल्कुल सटा हुआ है, हमारी सीमा जो है चीन से लगती है, इसलिए हमारे लिए प्राथमिकता जो है चीन होना चाहिए। और चीन से अगर हम देखें तो बहुत सारे व्यापारिक जो रिश्ते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है 7 समुंदर पार से जब चीज़ें होते, रिश्ते होते हैं, तो ट्रंप का जो रवैया रहा है, उस ट्रंप के रवैये ने पूरी दुनिया को झकझोर के रखा है। अमेरिका में असंतुष्ट की भावना हो गई है, उनके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए हैं। जो लोग चुनाव में उनका साथ दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, वो लोग उन्हें छोड़ के चले गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक अच्छा राजनेता होना, एक अच्छा व्यक्तित्व होना, सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप जो है, इसमें ट्रंप कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका में ही वो अलग थलग पड़ गए हैं। चीन ने ऐसे मौके पर जिस तरीके से उन्होंने रिश्ते खराब करने का प्रयास किया, चीन ने एक अच्छे मौके की तलाश की और हिंदुस्तान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते जो हैं उनको बेहतर बनाने का प्रयास किया। वहाँ के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से संवाद किया और तमाम जो पुरानी गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों पर निरंतर तौर पर, क्योंकि बातचीत के जरिए संवाद लगातार चल रहा था, उस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्री की बात हुई। प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने वहाँ के ने फ़ोन किया। तो ये भी एक व्यापार है, इस व्यापार को लेकर स्वाभाविक तौर पर देखा जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान में, क्योंकि धोखे खाकर ही हम लोग बहुत संभलते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अपने जो रिश्ते हैं, जो हमारे साथ चीन के जो बर्फ़ पिघल रही है रिश्तों को और स्मूथ करने के लिए,
तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अमेरिका की मार्फत हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो चीन के साथ ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। और जो व्यापारिक रिश्ते जो पहले से रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो दशकों से हम लोग चला रहे हैं। मैं कई ऐसे नोएडा के व्यापारियों को जानता हूं कि जो अमेरिका की बजाय चीन से सामान लाकर और नोएडा में सप्लाई करते हैं तमाम तरीके, और यहाँ से कुछ सामान को जो है उसके बदले वहाँ पे भेजा जाता है। तो निश्चित तौर पर आदान प्रदान जब होगा, व्यापारिक रिश्ते खुलेंगे, संवाद होगा, संवाद निरंतर चल रहा है, तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर होंगे। हिंदुस्तान का इसमें कोई भी कहीं कोई नुकसान नहीं। ठीक है राघवेंद्र, देखिए यूपी की सियासत भी इस वक्त जोरों पर नजर आ रही है। अखिलेश यादव धीरे धीरे ही सही, लेकिन पैठ जो है वो ग्राउंड जीरो पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी जगह अखिलेश यादव एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर से राहुल गांधी के साथ वो 2027 का चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के साथ, ये भी लगभग साफ हो गया है। तो कैसे आप पूरी सियासत को फिलहाल देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार विकास के पैमाने जो हैं वो गिनाए जा रहे हैं। आज भी देखिए 100 कंपनियां आने वाली हैं, आयोजन होने वाला है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल भारतीय, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें और सरकारों के कामों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य नहीं हुए, या मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो विकास कार्य नहीं हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब सूबे की कमान आपके हाथ में है तो प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कैसी है, लोगों में सुरक्षा का माहौल कैसा है, व्यापारी कितने सुरक्षित हैं, महिलाएं कितने सुरक्षित हैं, और आम नागरिक कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपराधियों माफियाओं का कितना बोलबाला है, इसके अलावा प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी क्या है, निवेश का माहौल है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2017 के बाद से जो एक माहौल बदला, जो एक परसेप्शन था माफियावाद का, अपराध का, वो जो दूर हुआ, महिलाओं को सुरक्षा दी गई, आम नागरिकों को सुरक्षा दी गई, जो भर्ती आयोग थे उनसे भ्रष्टाचार दूर करके ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया, उनको सरकारी नौकरियां दी गई, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाया गया, ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाया गया, बेहतरीन कानून व्यवस्था स्थापित की गई, और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश का माहौल बनाया गया, अपराधियों माफियाओं का सफाया कर यहाँ पे निवेश को आकर्षित किया गया, और प्रदेश में एक जो माहौल बनाया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा, शायद यही कारण है कि इस इंडी गठबंधन के पास, हम अखिलेश यादव की बात कर लें या राहुल गांधी की बात कर लें, कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मिलता है सत्ता के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, कि भ्रष्टाचार का ये मुद्दा है, अनियमितता का ये मुद्दा है। अगर कहीं अनियमितता की बातें भी सामने आई थी इन्वेस्ट यूपी की, तो उसको सरकार ने खुद ही खोला था और अधिकारी को दंडित करने का भी काम किया। तो विपक्ष के पास जो महत्वपूर्ण मुद्दे मिल रहे हैं, SIR मिल रहा है, वोट चोरी का एक आरोप लगाने की बातें आ रही हैं कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आम नागरिकों को बहुत अपील नहीं करता है। प्रदेश का नागरिक अगर रोजगार पा रहा है ODOP के माध्यम से, अगर उसे अपने जनपद में ही काम मिल रहा है, 2 पैसे परिवार चलाने का, रोजी रोटी का, प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला अगर प्रदेश बनता है, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला प्रदेश बनता है, प्रदेश अगर सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश बनता है, तो सरकार का पलड़ा भारी दिखता है। तो ग्राउंड पे अगर हम जाते हैं तो ग्राउंड पे जब लोगों से बात करिए तो लोग अब जब खुशहाल देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं, प्रदेश में एक बेहतरीन कानून व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था यहाँ की मजबूत हो रही है, सबको रोजी रोटी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, गरीबों को फ्री में अन्न मिल रहा है, राशन मिल रहे हैं, इसके अलावा उनको गैस सिलेंडर मिल रहा है होली दिवाली में फ्री में, और जो गरीबों के लिए खासकर योजनाएं हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में जनधन खाते के माध्यम से PM मोदी ने जो खाता खोला, वो भी यहाँ के गरीबों के लिए बहुत रामबाण साबित हुआ। और जब बीच के लिंकेज खत्म हुए तो कहीं ना कहीं से गरीब खुशहाल हुआ, क्योंकि जितना पैसा दिल्ली से या लखनऊ से चल कर जाता था या चल कर जाता है, अब सीधे उसके अकाउंट में पहुंचता है। तो यहाँ पे इंडी गठबंधन थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि वो बात करता है हमें आरक्षण बचाना है, वो बात करता है कि हमें संविधान बचाना है, वो बात करता है कि हमें वोट चोरी नहीं होने देना है। और ये अब ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत आम नागरिक को अपील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आम नागरिक रोजगार पाकर खुश है, आम नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर खुश है, आम नागरिक नौकरी पाकर खुश है, आम नागरिक, महिलाएं, व्यापारी
अधिकारी, नौकरी पेशा लोग अपने को सुरक्षित पाकर अपराधियों माफियाओं का सफाया जिस तरह से हुआ खुशहाल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है सुशासन की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो बात करती हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये देखकर लगता है कि अभी भी इनका पलड़ा भारी है। और चाहे बात हम 2026 के पंचायत चुनाव की कर लें या 2027 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें, इंडी गठबंधन का पलड़ा अभी भी कमजोर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और कहीं तक एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा भी लगभग नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी छाप इस सरकार ने छोड़ी है कि लोग खुश हैं इस बात से कि चलो व्यवस्था तो बेहतर है, शांति तो है राज्य में। चलिए ठीक है वासु, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और तमाम छोटी बड़ी खबरें जो हैं वो कवर करते हैं। गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको नजर आता है? देखिए भारतीय, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक सर्वांतु करके अभियान चलाया गया है, जहां तो तमाम क्षेत्र के डीसीपी या एसीपी है उन्हें सीधे आदेश दिए गए हैं कि जो भी उनका थाना क्षेत्र पड़ता हो वहां जाए, लोगों से जनसंवाद करे और जो लोग हैं उनसे सीधा कनेक्ट हो और उनसे जाने कि क्षेत्र में किस तरीके की समस्या है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो उसका संज्ञान अब अधिकारी स्वयं ले रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली है, जैसे कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र के एसीपी है अतुल कुमार, उन्होंने परसों शाम ही जो क्षेत्र टीला मोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पार्षद थे या फिर जो सम्मानित लोग थे उन्हें इकट्ठा किया और एक जनसभा का आयोजन किया, जहां उन लोगों ने पुलिस के सामने समस्याएं रखी और जो अधिकारी है अतुल कुमार जी, उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी पुलिस संबंधी कोई समस्या है उनका निवारण पुलिस अधिकारी ग्राउंड पर आकर करेंगे। ऐसी तमाम तस्वीरें गाजियाबाद के तमाम क्षेत्रों में से देखने को मिली है, जहां जो पुलिस अधिकारी है लोगों से सीधा संपर्क कर रहे हैं और जब उन्हें हर तरीके से पुलिस के साथ का जो समान तरीके से काम करने का भी भरोसा दिला रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक सराहनीय कदम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही, वही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।